नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में रोजगार मेला आयोजित हुआ। बारह एपिसोड में 10 लाख नौकरियां दी, युवाओं में कौशल का विकास हुआ, मंत्री शेखावत। एबीवीपी ने कुलपति इस्तीफे को नाटकीय बताया, शिक्षक और एनएसयूआई कुलपति के समर्थन में उतरी। अयोध्या रामलला दर्शन के लिए होंगी रोडवेज बस सेवा, 15 से होगी नियमित शुरू, दिव्यांगों के लिए निःशुल्क रहेगी सेवा। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद से जिन सरकारों ने निरंतर अभावों, प्रतिकूलताओं और संसाधनों की कमी का रोना रोया, उसके उलट पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रचुरता के साथ काम करते हुए काम करने की एक नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। यह बात उन्होंने बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेले में कही। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मिशन मोड भर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत देश में आज 46 केंद्रों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले में सरकारी नौकरियों में चयनित 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी श्रृंखला में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सीमांत मुख्यालय जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आतिथ्य में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पोस्टल ऑफिस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ईसीआईएस, दिल्ली पुलिस व रेलवे विभाग के नव चयनित 407 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकसित भारत की इस यात्रा में जनसेवा, सुशासन पर विशेष बल दिया गया है। नागरिक आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रशासन की भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार सिविल सर्वेंट्स की क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की स्थापना की गई। 150% अधिक नियुक्तियां पिछले 10 साल से भी कम अरसा में हुई। यूपीए के कार्यकाल में 1,08,034 और एनडीए सरकार के द्वारा आपके नेतृत्व में 2,93,475। उस कंपनी को जो है यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसी 120 से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान में आपके जैसे युवाओं ने प्रारंभ की। आपके जैसे युवाओं ने किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, किसी आइडिया को लेकर के, किसी विचार को लेकर के एक नया जो है के अलावा कि मैं साड़ी बुनना करगे पर जानती थी, इसके अलावा मेरे पास में कोई न तो रोजगार का साधन था, न मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी थी। तब उसने कहा कि मुझे किसी सयाने व्यक्ति ने सुझाया कि तुमको मुद्रा का लोन लेना चाहिए। किसी ने सहयोग किया, मैं बैंक में गई, बैंक ने बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी को मुझे मुद्रा का लोन दिया। उस लोन से मैंने करगा खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैं काम करते हैं। और उसने कहा कि 2 साल में आज मेरे पास में 5 लूम्स हैं और मेरी जैसी 10 से ज्यादा महिलाओं का समूह मेरे पास में काम करता है और हम 10 लाख रुपए जो है हम सब लोग अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, मेरे को जो संभावना है, मुझे जो अवसर मिला उसके कारण से कमा लिया। आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार की नौकरियों में व्यवस्थित तरीके से अवसर मिले, न्यूनतम समय में नौकरियों को रूल आउट करने की व्यवस्था हो, सभी को रोजगार का अवसर मिल सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस रोजगार सृजन मेले का आयोजन किया। यह बात आज उन्होंने रोजगार मेला आयोजन के अवसर पर मीडिया से बातचीत में कही। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि इस व्यवस्था के चलते आज 1,08,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई। पिछले 12 एपिसोड में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा है, स्वरोजगार के लिए अवसर मिले, इस दृष्टिकोण से देश में अभूतपूर्व काम हुआ है। इसके चलते भारत के युवाओं का कौशल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है। उसी व्यवस्था के चलते भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है।
सरकार की नौकरियों में एक व्यवस्थित तरीके से अवसर मिले, न्यूनतम समय में नौकरियों को रोल आउट करने की व्यवस्था हो और साथ ही साथ में बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के ट्रांसपेरेंट तरीके से युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, सरकार की नौकरी करने का अवसर मिल सके। इस दृष्टिकोण से ये रोजगार मेले का सृजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और इस व्यवस्था के तहत जैसा आज 1,08,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, इस तरह से पिछले 12 एपिसोड के साथ में 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। और इसके साथ साथ में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पोस्टिंग्स के साथ साथ में प्रमोशंस की जो व्यवस्था थी उसको भी सुचारू किया है। इसी के साथ साथ में देश में स्वरोजगार के नए अवसर मिले इस दृष्टिकोण से और देश की अर्थव्यवस्था को रोजगार के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ है। और उन सब के चलते हुए जहां भारत के युवाओं का कौशल बढ़ा, उसके चलते हुए भारत के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, उसी के साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था भी कई गुना आगे बढ़ी। जोधपुर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। कई लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत द्वारा जन सुनवाई में उन्हीं मांगों को लेकर आश्वस्त किया गया और समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई। जोधपुर के जैन व्यास विश्वविद्यालय में शनिवार को एबीपी की तरफ से कॉलेज परिसर में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कुलपति कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद कुलपति केएल श्रीवास्तव ने अपना हस्तलिखित त्याग पत्र को पीए को दे दिया। कुलपति द्वारा दिए गए इस्तीफे को लेकर एबीपी ने विरोध जताया और इसे नाटकीय घटनाक्रम बताया। इसको लेकर निंदा भी की। एबीपी के कार्यकर्ताओं व छात्र नेता सचिन राज पुरोहित ने बताया कि कुलपति की तरफ से दिया गया त्याग पत्र राजभवन तक पहुंचा ही नहीं। साथ ही उनके त्याग पत्र को कुलाधिपति को दिया जा सकता है, जबकि उन्होंने उसे अपने पीए को सौंपकर चले गए। कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार को लेकर कई बार लिखा और ज्ञापन भी दिया जा चुका है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनके इस्तीफे की मांग नहीं थी, जबकि हमारी जो मांगे हैं वो रखी गई। उन्होंने इस्तीफा घटनाक्रम को लेकर सार्वजनिक रूप पर राज्यपाल से माफी मांगने की बात कही। विश्वविद्यालय को कलंकित किया गया है। वहीं एनएसयूआई और कॉलेज के शिक्षकों ने आज कुलपति के समर्थन में अपनी बात रखी। कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कुल सचिव को ज्ञापन दिया और कुलपति से इस्तीफा वापस लेने को कहा गया। उसके बाद कुलपति केएल श्रीवास्तव द्वारा अपना त्यागपत्र वापस ले लिया गया। जैसे कि एक घटनाक्रम 10 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय के अंदर आ रही अनियमितताओं को लेकर इसी हेड ऑफिस के अंदर जब प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उसी दौरान वहाँ वीसी साहब आते हैं और आने के बाद में एक जो नाटकीय घटनाक्रम होता है और उसके साक्षी सब मीडिया बंधु ही थे कि जब वो अपना इस्तीफ़ा सौंपते हैं तो वो जिस गरीब पद पर बैठे हैं तो वो जैसे आते हैं और अपना साइन करके अपना जो इस्तीफ़ा है वो अपने पीए को पकड़ा कर चले जाते हैं। लेकिन आपने को विदित है कि उनकी जो नियुक्ति होती है वो माननीय राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उनको इस्तीफ़ा देने का भी जो काम है वो माननीय राज्यपाल के द्वारा ही होता है। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपने इस माध्यम से माननीय राज्यपाल का भी कहीं ना कहीं और अपने इस गरिमा पद को वो कहीं ना कहीं एक लांछन लगाने का काम या एक मार्केट में आपने देख रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट करते हुए ये जो इन्होंने घटनाक्रम किया वो कहीं निंदनीय है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने जब 85 सूत्रों की जब मांग कर रहे थे तो ये मांग कल ही नहीं, बहुत टाइम से है। काफ़ी बार विज्ञापन एचओडी के माध्यम से चाहे डीन के माध्यम से हमने ये काफ़ी प्रयास किया। विश्वविद्यालय की आ रही अनियमितताओं को लेकर जब प्रदर्शन कर रहे थे तो जैसे कि अब घटनाक्रम सबके सामने आया तो विश्वविद्यालय के अंदर एमपीटी की भर्ती हो, चाहे कुछ शिक्षकों की जो भर्तियां हुई है पिछले वर्षों में, चाहे गोपनीय शाखा की विषय हो, चाहे बजट का कोई माध्यम हो, साहब कहीं ना कहीं सब इस लिप्त मामले में सब लिप्त है। सर ये घपले घोटाले भी कहीं ना कहीं इसमें माध्यम में आप लोग सहयोग करते हुए आ रहे हैं। कल जो उन्होंने स्टंट किया है वो एक यहाँ जब आप मीडिया के माध्यम से वो देते हैं लेकिन वो राजभवन भी नहीं पहुँचा है। वहीं कुछ इस विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों के द्वारा कुछ प्रदर्शन करने का नाम लिया जाता है कि विश्वविद्यालय की हम कुलपति के लिए हम आएंगे, लेकिन हमारा मानना यही है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोई इस्तीफे की मांग नहीं है। हमारी मांग यही थी कि जो 85 मांगे हमारी थी वो पूरी की जाए। साहब ने जब ये दिया है इस्तीफा तो जब वो तीर है वो निकल जाता है बाण से, तो या तो आप आए या तो इस्तीफा राजभवन पहुंचाएं, अन्यथा अगर आप यहाँ आ रहे हैं दोबारा ज्वाइन करें, इस कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम में आके सार्वजनिक रूप से जैसे इस्तीफा दिया है वैसे माफ़ी मांगे, माननीय राज्यपाल से माफ़ी मांगे, क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम उन लोगों ने किया है। आपने पता किया है कि राज्य भवन में अभी तक इस्तीफा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने पता किया? जी, अभी तक राज्य भवन में कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा है।
तो हमने पता भी किया है और हमारी यही मांग है कि हमारी जो 85 मांगे थी उसमें किए जाए, क्योंकि ये जो अली बाबा के कुछ 34 लोग बैठे हैं वो यहाँ प्रदर्शन करने का जो काम कर रहे हैं, जो नाटकीय घटनाक्रम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मांग नहीं है कि इस इस्तीफा नहीं दे? देखो, हमारी ऐसी कोई मांग नहीं, इस्तीफा नहीं दे। जो कैंपस के अंदर 85 हमारी मांगे थी उनके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने घटनाक्रम जो कल की 10 तारीख को किया है उसके ऊपर उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। अच्छा, आप बैकफुट पे जा रहे हो उनके हिसाब से तो? कायम बैकफुट पे वैसा हमारी यही मांग है, जब वो तीर उन्होंने निकल गया तो वो माफी मांगे, अन्यथा अपना रिजाइन है वो राजभवन भेजे। राज्य सरकार से कोई इस्तीफा मंगाने की नहीं है, हमारी मांग है 85 मांगों को पूरा करे। अगर विशेष साहब इसमें नहीं है तो अपना इस्तीफा जब उन्होंने लिख के दिया तो राजभवन भेज सकते हैं अपने इस्तीफे को। सुनने में आया था कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है यहाँ जो मौजूद थे, अपशब्द बोले हैं, बदसलूक की है, जिससे हाथ धोकर इस्तीफे की पेशकश की है, इसमें कितनी सर इसमें अपशब्द बोले हैं तो सभी मीडिया भी वहीं थी, ऐसे अपशब्द कहीं नहीं बोले हैं। अगर वो अपने दायित्वों से भाग रहे हैं तो उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि इस्तीफे की मांग, हमारी मांग ये थी 85 मांगों को मांगना चाहिए। लेकिन अब सब इन मीडिया के और इन कुछ हमारे जो शिक्षक हैं, वो चाहे व्हाट्सएप के आपको मैं स्क्रीनशॉट भी अभी मिल जाएंगे, वो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं तथा कथित गुंडे बता रहे हैं, तो वह सब माध्यम आपके सामने पहुंच जाएंगे। क्या लगता है क्यों इस्तीफा दिया? अब वो कोई भी अपने राजनीतिक स्टंट हो या राजनीतिक कारण हो या अपने पीछे के जो उनकी घटनाक्रम है उनको छिपाने के माध्यम से वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों भर्ती को लेकर संरक्षण दे रहे हैं, या अपनी पत्नी को पदोन्नत होने के बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद में पदोन्नत किया गया है, ऐसे विभिन्न वो मांग उन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं अपने इस दायित्व से भागने का काम वो कर रहे हैं। अपना इस्तीफा वापस लेने के उपरांत कुलपति के श्रीवास्तव ने सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि मैं नहीं हूं, एक पद के रूप में खड़ा हूं, सब में मैं है। जो भावनाएं व्यक्त की है उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। खाली घोषणा कर क्रॉस कर दो सर, क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, क्रॉस करो, कैंसिल किया जाए। कैंसिल कर दो, क्रॉस कर दो, बस। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप में से हर किसी का। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा सर, आप बोल पाएंगे, शेर दहाड़ता ही अच्छा लगता है। भरा हुआ है? लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँ आप सबको, मैं नहीं हूँ, मैं एक पद के रूप में यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आप सब मैं हैं। जो भावनाएं आप में से प्रत्येक ने यहाँ व्यक्त की हैं, बार बार मैं उसका आभार व्यक्त करते हुए, आपकी उन भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए और स्ट्रॉन्ग तरीके से कठोरता से अपन निपटेंगे और विश्व स्तर होगा। दस फरवरी को कुछ छात्रों द्वारा जो अमर्यादित व्यवहार माननीय कुलपति महोदय के साथ किया गया, उसका आज संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार, जिसमें समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण, सहायक कर्मचारीगण, इस कृत्य का विरोध करने के लिए, उस घटना की निंदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। उसके साथ ही जो माननीय कुलपति महोदय ने उनके दबाव में जो इस्तीफा लिखा था, उस इस्तीफा को आगे नहीं भेजने के लिए हमने कुलपति महोदय से निवेदन किया, तो कुलपति महोदय ने भी पूरे विश्वविद्यालय परिवार की बात को मानते हुए उस इस्तीफे को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया। उसके लिए हम माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करते हैं और हम सभी शिक्षक, कर्मचारी, सहायक कर्मचारीगण इस प्रकार की गई घटना की घोर निंदा करते हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर के दर्शन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से आगामी 15 फरवरी से बस सेवा आरंभ की जा रही है। इसके लिए जोधपुर से बसों का संचालन आगामी 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ब्लू लाइन बसें यहां से शुरू की जा रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जोधपुर आगार व यातायात आगार प्रबंधक आमिर अली ने बताया कि 15 फरवरी से अयोध्या के लिए रोडवेज की तरफ से बस सेवा आरंभ की जा रही है। दिव्यांगों के लिए निःशुल्क यात्रा रहेगी। वहीं पुरुषों के लिए न्यूनतम किराया 1450 और महिलाओं के लिए 722 रुपए रखा गया है। उन्होंने बताया कि बस सेवा 15 फरवरी को दोपहर 12:15 बजे से व अयोध्या से वापस रात 8:30 बजे रवाना होगी। इस दौरान 20 से 22 घंटे का सफर रहेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर जो दर्शन के लिए
सातों संभागों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से वाहनों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु दर्शन कर सकें और सातों संभागों से गाड़ियां जाएंगी जो इस वक्त ब्लू लाइन वाहन हैं और इनका यहाँ से जोधपुर से जो टाइम है वो 12:15 बजे का टाइम है और वहां से वापस अयोध्या से वापस चलने का टाइम रात को 8:20 पर है। 15 तारीख से ये गाड़ियां स्टार्ट होंगी और तकरीबन 20-22 घंटों का सफर रहेगा और इसमें जो राज्य सीमा के अंदर जो छूटें लागू होती हैं वो सारी छूटें हैं ही हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग और जो विशेष योग्यजन जो लोग हैं वो इस पूरी यात्रा में जो है निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे संख्या में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करा पाएंगे। आपका परिचय? मैं आगार प्रबंधक हाल प्रबंधक यातायात जोधपुर आगार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। मेरा नाम हामिद अली। शहर के पावटा स्थित न्यायालय विशेष महानगर मजिस्ट्रेट एनआईए कार्यालय में रात को चोरों ने सेल लगाकर जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए। इस घटना की जानकारी मिलने पर बाद में उदय मंदिर पुलिस वहां पहुंची और मौका मुआयना किया गया। घटना को लेकर अधिवक्ताओं की तरफ से निंदा की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में अधिवक्ताओं की सुरक्षा व कोर्ट परिसर में चोरियां रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे तक लगवाए गए। एनआईए एक्ट के अधिवक्ता सौरभ पुरोहित ने बताया कि कोर्ट में फाइलों में चोरी की घटना निंदनीय है। फाइलें संबंधित व्यक्ति, परिवादी व मुलजिम पक्ष की होती है, जिसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ता है। यहाँ कैमरे नहीं लगे हैं, भविष्य में भी परेशानी हो सकती है। एक अन्य अधिवक्ता ने बताया कि परिवादियों के मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखना जरूरी है, अन्यथा केस में आगे समस्या आती है। यहाँ पे अगर फाइलों में अगर न्यायालय में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये एक बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि ये सारी के सारी फाइलों में सारी जिनकी ये जानकारी जो होती है, परिवादी है, मुलजिम है, किसको क्या है, कोई अगर अप्रिय घटना करते हैं तो इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। और ये कहीं कैमरे नहीं लगे हुए हैं और काफी ये परेशानी आएगी, तो इन फ्यूचर भी ऐसी परेशानी आ सकती है, इसलिए उचित उपाय करने चाहिए। हम सभी के ताले टूट गए और ये कोर्टों के अंदर ऐसा है तो यहाँ न्यायालय के अंदर चोरियां हो रही है, तो नहीं तो परिवादी की फाइलों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इससे अच्छा है कि कम से कम सुरक्षा गार्ड तो बैठा जाए और जो कोर्ट है उनमें सभी कोर्टों को एक साथ रखा जाए, जिससे क्या कि कम से कम परिवादियों की फाइलों को सुरक्षित रखा जाए। उनमें मूल दस्तावेज होते हैं, अगर कोई हेरफेर की जाती है तो उसको जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। कुछ फाइलों में जैसे बिल्कुल कुछ फाइलें ऐसी भी होती है जिनमें आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे आ रहे हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हैं और उनमें जो अपराधियों को सजा मिलने की कंडीशन बनती है, इसमें नुकसान भारी हो सकता है। तो हमारा यही निवेदन है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए और न्यायालय में अगर फाइलों को अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो जो वकीलों का कार्य है, जो आम जनता का विश्वास है, वो डैमेज हो रहा है। तो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए? नहीं, सीसीटीवी कैमरे यहाँ तो नहीं लगे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ जो अपने पुराना परिसर है जो हाईकोर्ट का, उसी में सब एक ही स्थान पे आ जाए तो वहाँ पे तो सुरक्षा गार्ड भी है, तो वहाँ थोड़ी सुरक्षित रह सकती है फाइलें। जोधपुर में सोमवार को संबली ट्रस्ट की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें कई महिलाओं के साथ देश भर के अलग अलग प्रांतों से आई महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। जोधपुर के नगर निगम उत्तर की मेयर कुंती देवड़ा भी इसमें शामिल हुई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूर्व में संस्थाओं द्वारा सर्वे करवाया गया। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और संबली ट्रस्ट की ओर से महिलाओं की सुरक्षा को सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके लिए कुछ महीनों पहले सर्वे भी किया गया था। जो डेटा कलेक्ट किया गया वह मेयर के साथ शेयर किया गया। उसके लिए जोधपुर में महिलाओं की सुरक्षा व साफ सुथरी जगह बनाई जाएगी। इस डेटा को राज्य सरकार को भेजा जाएगा ताकि जोधपुर में महिलाओं को लेकर और भी सुरक्षा बनी रहे। लाइटिंग प्रॉपर नहीं हो, वहाँ अंधेरा रहता हो और वहाँ So today's program is about the women's safety here in Jodhpur, and it was a collaboration between Sambali Trust as well as the National Commission of India, Women Commission of India, and the National Law University of Gujarat. And we conducted the last few months lots of service with the women here in Jodhpur as well as the transgender community and the men to find out where the places are safe here in Jodhpur. And we conducted safety walks. That means we went at night or in the late hours of the day through the city and tried to find out where it is safe for women to go and where it's not. आज गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी संबाली ट्रस्ट के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न्यू दिल्ली
के लिए जोधपुर में एक सेफ्टी सर्वे किया गया पिछले कुछ महीनों में, जिसके लिए एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई, जिसमें जो की पॉइंट्स जोधपुर में विमेन सेफ्टी को लेके हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करा है, उसको सब महिलाओं के साथ में और मेयर साहब के साथ में शेयर किया गया है। और कोशिश ये करी जाएगी आगे कि इस डेटा को इकट्ठा करके और सरकार के साथ में मिलके जोधपुर को एक निर्भीक और एक साफ़ सुथरी जगह महिलाओं के, बहनों के रहने के लिए बनाया जाएगा। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ग्रीष्मकाल में प्रस्तावित इंदिरा गांधी नहरबंदी के लिए जल भंडारण तथा फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 15 फरवरी को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 15 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति 16 फरवरी को और 16 फरवरी को होने वाली जलापूर्ति 17 फरवरी को की जाएगी। उन्होंने बताया कि झालामंड व तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र, सरस्वती नगर व कोड़ी बख्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर व पाल बाईपास, शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 15 फरवरी को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 16 फरवरी को की जाने वाली जलापूर्ति 17 फरवरी को और 17 फरवरी को की जाने वाली जलापूर्ति 18 फरवरी को की जाएगी। सुरीली सूर्य नगरी मंच की ओर से रविवार को होटल श्रीराम एम्पायर में अपना वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में सुरीली सूर्य नगरी मंच के गायक कलाकार द्वारा अपनी सुरीली प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें प्रमुख संयोजक अशोक कडेला, देवराज चौहान, बीना चौहान, घनश्याम सांकला, देवेंद्र बडल आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मंच संचालन शंकर लाल गोयल और वल्लभ सोनी द्वारा किया गया। संयोजक अशोक कडेला ने बताया कि इस मंच का उद्देश्य गायन क्षेत्र में शौक रखने वाले और आगे बढ़ाने वाली प्रतिभाओं के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना था। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में 4 दिवसीय छात्रा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले दिन छात्राओं को संबोधित करते हुए महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अलका बोहरा ने बताया कि इस कार्यक्रम के द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार छात्राओं को उनकी लीगल राइट्स, स्वास्थ्य, आत्मरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर संवाद व व्याख्यान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। आज महाविद्यालय में आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने संबंधी जानकारी दी गई और महिला उद्यमी अनुराधा पुरोहित ने अपने फास्ट फूड कॉर्नर के बिजनेस से जुड़े अनुभव और इसके फायदों पर छात्राओं से संवाद किया और बताया कि छोटे इन्वेस्टमेंट से ही धैर्यवान होकर महिलाएं अपना स्टार्टअप शुरू कर आत्मनिर्भरता हासिल कर सकती है। आपने मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी बच्चों के साथ अपना बिजनेस शेयर कर पाऊँ और आज इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि आई एम प्राउड कि गर्ल्स पावर आगे बढ़ सकती है। थैंक यू। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में रविवार को वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आए अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए शपथ दिलाई। कई खिलाड़ियों ने पुरजोर करने के साथ इसमें भाग लिया। एनुअल स्पोर्ट्स का सह आयोजन मेडिकल कॉलेज के मैदान में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि शहर विधायक अतुल बंसाली व सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी रहे। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व गणमान्य लोग मौजूद रहे। कॉलेज के विद्यार्थियों ने खेल की भावना से खेलने की प्रतिज्ञा ली। विद्यार्थियों में खेल को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। सूरसागर विधायक जोशी ने सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए बधाई दी और इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रंजना देसाई का भी आभार व्यक्त किया। आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने जोधपुर ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है स्पोर्ट्स वीक, स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि खेल जो है हमारे जीवन में एक बहुत महत्ता रखता है, जिसमें हम शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से हम स्वस्थ रहते हैं। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। उसके साथ साथ खेल हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है और टीम वर्क भी सिखाता है। तो इसी कर्म में मैंने आज सभी लोगों को खेल की भावना से खेल करने के लिए और उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनको बधाई देती हूँ।
जोधपुर नर्सिंग महाविद्यालय के में खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ है। मैं सब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, तो अभिनंदन करता हूँ कि जीवन में खेल का कितना महत्व है और विशेषकर नर्सिंग कर्मियों के लिए फिजिकली फिट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 24 आवर्स की सर्विस होती है और उसके लिए फिजिकली फिट रहेंगे तभी 24 आवर्स की सर्विस कर सकेंगे। मैं उनको बधाई देता हूँ। और जिस तरह का आयोजन माननीय प्रिंसिपल साहब ने किया है, अलग अलग ग्रुपों में बांटकर कोई क्लास वर्सेस क्लास नहीं किया, ना सेक्शन किया, लेकिन सभी विद्यार्थियों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर जो प्रतियोगिता आयोजित की, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को भी बधाई देता हूँ कि जोधपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रथम महिला प्रधानाचार्य के रूप में माननीय रंजना जी देसाई को नियुक्त किया है। मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और रंजना जी बहुत वरिष्ठ चिकित्सक है, जोधपुर की ख्याति प्राप्त चिकित्सक है। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से जोधपुर की मेडिकल कॉलेज नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्पोर्ट्स इवेंट 2024 आप सब लोगों ने मुझे इस इवेंट के ओपनिंग के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ लेट हुआ क्योंकि एक वरिष्ठ नागरिकों का कार्यक्रम था और सीनियर सिटीजन्स ने बैठने के बाद एक बार बोल दिया था जब तक हम नहीं बोले आप उठोगे नहीं, तो उस चक्कर में मेरे को वहाँ बैठना पड़ा। सब 80+ जो थे जोधपुर के सीनियर्स, उन लोगों ने खुद का प्रोग्राम खुद ही किया था, तो बार बार फोन आ रहा था। मैं उसके लिए सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, मुकेश जी, राजकुमार जी, जोशी साहब, आप सब लोगों ने इस एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए सबसे पहले तो बुलाया और तो धन्यवाद है ही है, पर ये सबसे बड़ा आयोजन करवाने के लिए आपको धन्यवाद है, क्योंकि सारे नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनकी पूरी दिनचर्या, चूँकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती और उस पूरे दिन एक ही क्षेत्र में काम करते करते और एक ही चीज़ को फॉलो करते करते आप अपनी ज़िंदगी में दूसरे पहलू क्या उनको भूल जाते हैं। जो ये स्पोर्ट्स मीट 2024 है, इसमें आप खेल की भावना और खेल की भावना से खेलोगे और एक अपने अंदर जो पावर है उसके साथ में और लोगों से जो यहाँ आपस में मिलजुल कर इस खेल के अंदर हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो नंबर 1 आएगा, कोई 2 आएगा या 3 आएगा, पर वो बड़ी बात नहीं है। जय जवान यूथ कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष पुखराज देवासरिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगारों के साथ रोजगार के नाम पर छल किया जा रहा है। अग्निपथ योजना में गत दिनों में 1.5 लाख भर्तियों को लेकर लेटर जारी किए गए, जो कि निरस्त कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जय जवान यूथ कांग्रेस की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है। वह आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है और देश को जोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, मगर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बढ़तिया संविदा पर की जा रही है। जय जवान यूथ कांग्रेस बेरोजगार की आवाज उठाने का काम कर रहा है। देखो अग्निवीर का जो किया है वो वैसे तो गलत किया है, क्योंकि जो जवान भर्ती होता है 4 साल बाद में फिर उसको निकाल देते हैं, तो फिर वो कहाँ निकाल नहीं रहे, वो सर्विस इतनी दे रहे हैं। नहीं, सुनो सर्विस इतनी की नहीं, उसमें ऐसा है कि 4 साल बाद में न तो चलो पैसा मिलेगा और मिलेगा, बाकी पेंशन सिस्टम तो नहीं है ना, बाकी जो है आगे का कहीं क्या वो कहाँ नौकरी जाएगा। आज जो जय जवान कैंपेन यूथ कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जवानों के समर्थन में। तो और जो बेरोजगारी इस देश में इस प्रकार की फैली है, जो केंद्र की सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रही थी, वो हर भर्ती डेपुटेशन में करने, संविदा पे करने के लिए आतुर है। जैसा भी जय जवान कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें 1.5 लाख अग्निवीर योजना के माध्यम से सेना में जवानों की भर्ती का जो इन्होंने कार्य किया था, उसमें अभी हाल ही में जो अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उससे पहले जो
निरंतर जिस प्रकार से आज तक भर्ती होती है, उनको 1.5 लाख जिनको नौकरियां देनी थी, उनकी ज्वाइनिंग लेटर भी आने थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, उनकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दी गई। इसलिए यूथ कांग्रेस इसका जगह जगह पे जय जवान कैंपेन के माध्यम से उन बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए कार्य कर रहा है। जैसे पूर्व में जैसे हमारे पास ये अभी साथ में हमारे साथी हैं जो रिटायर्ड भारतीय सेवा में इन्होंने सेवाएं दी हैं, फौज से रिटायरमेंट, और ये अग्निवीर योजना में जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, तो ये भी इनकी भी ये सोच है कि भाई जैसे पूर्व में सैनिक आज से मतलब 60 साल तक जब तक उनकी उम्र होती तब तक वो सेवा देते सरकार, ये देश के गौरव के बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति ये गौरवान्वित करने के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस करता था कि मतलब हम देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भारतीय सेना में वो जाते थे। लेकिन आज जो केंद्र सरकार सिर्फ भाड़े की फौज में भर्ती करने के लिए जो ये कार्य कर रही है, जिस 4 साल का जो कार्यकाल है, उनको 4 साल जब आदमी समझता नहीं है, उसकी सेना में समझ पूरी होती है, उसमें तो उनको रिटायरमेंट दे देते हैं। तो जब आदमी को एक सेना पे जब जवान तैयार होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, तब वो सेना का जवान तैयार होता है। और जब तैयार होता है, उसको तैयार होने का कुछ समय बाद में कहते हैं आप रिटायरमेंट हो गए, तो ये तो उन बेरोजगारों के लिए बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण राजनीति करने का कार्य हो गया। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो पूर्व में भर्ती का आधार था, उनको उसी आधार पर चयन करने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखे। इससे क्या उन बेरोजगारों को भी राहत मिलेगी, और जो आज से पूर्व भारतीय सेना में आने के लिए बेरोजगार युवक आतुर थे कि हम देश की सेवा करें, उन देश सेवा को भी जज्बा उनका कायम रहे। बेटा नौकरी लग जाता है, फिजिकल कर लेता है, लिखित परीक्षा दे देता है, उसको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन एन वक्त पर सरकार ये कह देती है कि हम आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे और भर्ती प्रक्रिया निरस्त करेंगे, तो उस पर क्या बीतती है गरीब परिवार के बच्चे के अंदर। और बात रही कि हाँ, अगर आप सेना के अंदर 4 साल का कार्यकाल कर रहे हो, तो उसके अंदर आप राजनीति में भी 4-4 साल 5-5 साल का करो ना। आप 15 साल मुख्यमंत्री रह गए, आप 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, आप तो 75 की उम्र के अंदर राजनीति कर रहे हो। एक देश का बेटा 25 साल की उम्र के अंदर आप सेना से रिटायरमेंट करके घर भेज दोगे, ये कैसी बात है। और रही 1.5 लाख जवानों की बात, तो उनके लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने 31 जनवरी से लेके 20 मार्च तक ये कैंपेन चला रखा है। उसके अंदर हम जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या जो अग्निवीर से पीड़ित हैं, और 1.5 लाख के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन परिवारों के बीच में जाएंगे और 30 लाख परिवारों से मिलने का कार्यक्रम रहेगा हमारा। शहर के फतेह सागर स्थित जैन दादावड़ी से माता पद्मावती महापूजन धूमधाम से मनाया गया। समिति अध्यक्ष अशोक कुमार रांका ने बताया कि फतेह सागर दादावाड़ी में चल रहे पंचानिका महोत्सव के अंतर्गत आज तीसरे दिन जैन धर्म की अधिष्ठायिका देवी माता पद्मावती महापूजन आयोजित किया गया। शांति स्नात्र पूजा से महापूजन की शुरुआत की गई। तत्पश्चात माता पद्मावती को अष्ट प्रकारी द्रव्यों से पूजन कर 16 श्रृंगार के साथ चुनरी चढ़ाई गई। सचिव हुक्मचंद मेहता ने बताया कि इंदौर के प्रसिद्ध विधिकारक मनीष भाई मेहता, सौरभ भाई व जैन भजन गायक धीरज कुमार राका द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालुओं ने नृत्य कर भक्ति का आनंद लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष व वास्तु सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। 2 दिन चले इस सम्मेलन में कई ज्योतिषविद ने हिस्सा लिया और अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष व वास्तु महासम्मेलन अखिल भारतीय ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र के गुरु की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश प्रदेश के लगभग 250 से ज्यादा ज्योतिष बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने की। जोधपुर के सीता ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र निदेशक पंडित एस.के. जोशी को उनके प्रश्न कुंडली शास्त्र के अंतर्गत आध्यात्मिक गुरु सम्मान 2024 से नवाजा गया। पंडित एस.के. जोशी को पूर्व में भी ज्योतिष भास्कर, ज्योतिष रत्न, ज्योतिष सम्राट, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष गौरव, पुष्य नक्षत्र अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में रोजगार मेला आयोजित हुआ। बारह एपिसोड में 10 लाख नौकरियां दी, युवाओं में कौशल का विकास हुआ, मंत्री शेखावत। एबीवीपी ने कुलपति इस्तीफे को नाटकीय बताया, शिक्षक और एनएसयूआई कुलपति के समर्थन में उतरी। अयोध्या रामलला दर्शन के लिए होंगी रोडवेज बस सेवा, 15 से होगी नियमित शुरू, दिव्यांगों के लिए निःशुल्क रहेगी सेवा। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।